नमस्कार प्रिय भैयाओं, आज हम कक्षा एकादशी कला वर्ग विषय इतिहास अध्याय 2 लेखन कला और जीवन शहरी जीवन का एक प्रकरण मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। मेसोपोटामिया के नगरों की जो है खुदाई के बारे में देखो, इससे पहले हमने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा था। दर्जला और फरात नदी के मध्य का जो उपजाऊ भूमि है उसे मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। आज मेसोपोटामिया के पूरा स्थलों के उत्खनन पहले के उत्खननों की तुलना में बहुत अधिक कुशल हैं। उत्खनन यानी खुदाई, और खुदाई करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनके कार्य की यथार्थता और परिशुद्धता और अभिलेखन का स्तर बहुत ऊंचा है। इसलिए अब उस तरह के बड़े बड़े इलाकों की खुदाई नहीं की जाती जैसे उर नगर की गई थी। इसके अलावा बहुत कम जो है पुरातत्वविदों के पास ही इतनी बड़ी धनराशि होती है कि वे एक साथ खनकों के बड़े दल की खुदाई में काम में लगा सके। इसी प्रकार प्राप्त जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका अब बदल चुका है। अब क्या तरीका है देखिए। इस संबंध में अब्बू सलाबिद नाम के एक छोटे कस्बे का अगर हम उदाहरण लें तो हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। यह कस्बा लगभग 2500 ईस्वी पूर्व लगभग 10 हेक्टेयर ज़मीन पर बसा हुआ था और इसकी आबादी 10,000 से कम थी। इसकी दीवारों की रूपरेखाएं की ऊपरी सतहों को सर्वप्रथम खराज कर निकाला गया। इस प्रक्रिया में ये जो प्रक्रिया हुई, ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रक्रिया में टीले के ऊपरी सतह को किसी बचले यानी फावड़े या अन्य औजारों की धारदार छोटे सिरे में से कुछ मिलीमीटर तक खरोंचा जाता था। नीचे की मिट्टी तब भी कुछ नम पाई गई और इसी प्रकार पुरातत्वविद भिन्न भिन्न रंगों, उसकी बनावट, ईंटों की दीवारों की स्थिति तथा गड्ढों व अन्य विशेषताओं का पता लगा लिया। जिन थोड़े से घरों की खोज की गई उन्हें खोद कर निकाला गया। पुरातत्वविद का अर्थ होता है जो प्राचीनतम जानकारियां प्राप्त करने का कार्य करते हैं। पुरातत्वविदों ने पौधों व पशुओं के अवशेषों को प्राप्त करने के लिए टनों मिट्टियों की छानबीन की। इसके चलते उन्होंने पौधों और कई बार जो है पौधों और पशुओं के अनेक प्रजातियों का भी पता लगाया। उनके बड़ी मात्रा में जली हुई मछलियों की हड्डियां भी मिली जो बुहार कर बार गलियों में डाली गई। वहाँ गोबर के उपलों के जले हुए ईंधन भी मिले हैं। पौधों के बीज और रेशे भी मिले हैं। इसमें इस स्थान पर रसोई होने का भी पता चलता है क्योंकि यहाँ भोजन पका हुआ मिला, यहाँ पका हुआ भोजन के अवशेष मिले, तो इसलिए ये पता चलता है कि यहाँ रसोई हुआ करती थी। घरों में रहने के कमरे कौन कौन से थे ये जानने का संकेत बहुत कम मिले। वहाँ की गलियों में सूअरों के छोटे बच्चों के दांत भी पाए गए, जिसे देखकर पुरातत्वविद उन्हें यह अनुमान लगाया कि अन्य किसी भी मेसोपोटामियाई नगर की तरह यहाँ भी सूअर के छठे जो बच्चे थे या सूअर थे वो छूटे घूमते थे, यानी खुले घूमते थे। वस्तुतः एक जो है घर में तो आंगन के नीचे जहाँ किसी मृतक को भी दफनाया गया ऐसा मिला है। सूअर की कुछ हड्डियों के अवशेष भी मिले, जिससे ये प्रतीत होता है कि व्यक्ति मरणोपरांत जीवन में खाने के लिए सूअर का कुछ मांस जो है उसकी कब्र के अंदर भी रखा जाता था, साथ में भेजा जाता था। और पुरातत्वविदों ने कमरों के फर्श की बारीकी से अध्ययन कर यह जानने की कोशिश की कि कमरों पर पोपलार यानी एक लंबा पतला पेड़ के लट्ठों व खजूर की पत्तियों व घास फूस की छतें थी। कौन से कमरे बिना किसी छत के और खुले यानी आकाश के नीचे हुआ करते थे, उसकी जानकारी प्राप्त करने का भी प्रयास किया है। ये तो था मेसोपोटामिया की खुदाई, यानी खुदाई में किस किस प्रकार से खुदाई की गई और किस किस प्रकार के अवशेष उन्हें प्राप्त हुए। अब आता है मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व। मेसोपोटामिया वासी जो थे वो शहरी जीवन को काफ़ी महत्व देते थे। यहाँ अनेक समुदायों और संस्कृतियों के लोग साथ साथ रहते थे। युद्ध में शहरों को नष्ट हो जाने के बाद वे अपने काव्यों के जरिए, काव्य यानी रचनाएं, कविताएं, गीत, उनके माध्यम से उनको याद किया करते थे। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर जितना गर्व था, इस बात का सबसे अधिक मर्मस्पर्शी वर्णन हमें गिलेग्निस यानी महाकाव्य के अंत में मिलता है।
यह महाकाव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। और ऐसा कहा जाता है कि ग्लेक्मिक्स ने एन मेकर यानी वो राजा एन मेकर के कुछ समय बाद उरग नगर पर प्रशासन किया था, यानी शासन किया। वह एक महान योद्धा जिसने दूर दूर तक प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया, लेकिन उसके उस समय गहरा झटका लगा जब उसका वीर मित्र अचानक क्या हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया। इससे दुखी होकर वह अमृतत्व की खोज में निकल गया। उसको ही फिर ये संसार मोह माया लगने लगा और उसने कहा कि नहीं, इस जीत हार इससे कोई अर्थ नहीं है, केवल ईश्वर की प्राप्ति, और वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए निकल गया। उसने सागरों महासागरों को पार किया, दुनिया भर का चक्कर लगाया, मगर उसे अपने साहसिक कार्यों में सफलता नहीं मिली। हार कर ग्लेक्मिक्स अपने नगर उरग लौट आया। वहाँ जब वो अपने आप को सांत्वना देने के लिए शहर की 4 दीवारी के पास आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था, तभी उसकी नज़र उन पकी ईंटों पर पड़ी जिससे उनकी नींव डाली गई थी। वह भाव विभोर हो गया और इस प्रकार उरग नगर की विशाल प्राचीर पर आकर वह महाकाव्य की लंबी और वीरतापूर्ण और साहस भरी कथा का जो है वर्णन किया, और वह कथा वहीं क्या हो गई, अंत हो गया, कथा का समाप्ति हो गई। यहाँ गैलगिनमिस एक जनजातीय योद्धा की तरह ही यह नहीं कहा था कि उसका अंत निश्चित है, पर उसके पुत्र तो जीवित रहेंगे और नगर का आनंद लेंगे। इस प्रकार उसने अपने नगर में ही सांत्वना मिलती और उसने अपनी प्यारी प्रजा से जो सदैव उसका स्नेह उस प्यारी प्रजा के साथ बना रहा। इसके माध्यम से यानी हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग शहरों पर कितना महत्व देते थे, उनके लिए शहर कितने महत्वपूर्ण हुआ करते थे। अब आता है लेखन कला की देन। लेखन कला की देन को अगर हम समझें तो हम कह सकते हैं कि हालांकि मर्म स्पर्शी कहानियों, किस्सों और तरह तरह के वर्णनों को मौखिक रूप से एक दूसरे को सुनाते हुए जीवित रखा जा सकता है, परंतु विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेजों और किताबों की जरूरत पड़ती है। सामान्य बात है, ताकि विद्वान आगे आने वाली पीढ़ी को उन्हें पढ़ा सके, उन्हें समझा सके, उनके बारे में बता सके। संभवतः मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन यही रही कि उसकी कालगणना और गणित की विद्वत्तापूर्ण परंपरा। 1800 ईस्वी में के आसपास की कुछ जो है पट्टिकाएँ मिली हैं, जिसमें गुणा और भाग की तालिकाएँ, वर्ग और वर्गमूल और चक्रवर्ती ब्याज की सारणी दी गई है। उनमें 2 वर्गमूल यह दिया गया, देखो 1 + 24 भाग 60 + 51 भाग 60 की घात 2 + 10 भाग 60 की घात 3। अगर आप इसे हल करें तो इसका उत्तर आएगा 1.41421296 होगा, जो इसके सही उत्तर 1.41421356 से थोड़ा सा भिन्न है। उस समय के विद्यार्थियों को इस प्रकार के सवाल हल करने होते थे। अगर एक खेत का क्षेत्रफल इतना है और वहाँ 1 अंगुल गहरे पानी में डूबा हुआ है, तो संपूर्ण पानी का आयतन बताओ। ऐसे सवाल उनको दिए जाते थे। फिर पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार 1 वर्ष को 12 महीनों में विभक्त किया गया था। 1 महीने का 4 हफ्तों में विभाजन था, 1 दिन को 24 घंटों में और 1 घंटे को 60 मिनट में, जो वर्तमान में प्रचलन में है। मेसोपोटामिया वासियों से हमें ये मिलता है कि समय का उपयुक्त विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों से अपनाया। वहाँ से वह रोम और फिर इस्लाम की दुनिया में मिला। यानी धीरे धीरे ये मेसोपोटामिया सभ्यता से सिकंदर से आगे रोम से इस्लाम, और ये धीरे धीरे वर्तमान में ही प्रचलन में आया है। फिर चलते हैं हम एक पूराकालीन पुस्तकालय। उससे पहले अगर हम थोड़ी सी बात वापस एक बार उसकी करें तो हम कह सकते हैं कि जब कभी सूर्य और चंद्रग्रहण होते थे तो वर्ष, मास और दिनों के अनुसार उसके घटित होने वाले पूरी परिघटना का हिसाब रखा जाता था। इसी प्रकार रात को आकाश में तारामंडलों की स्थिति की बराबर नज़र रखते हुए उसका हिसाब किया जाता था। हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया वासियों की इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक उपलब्धि संभवतः नहीं होती यदि लेखन कला और विद्यालय जैसी उन संस्थाओं का अभाव होता, जहाँ विद्यार्थीगण पुरानी लिखित पट्टिकाओं को पढ़ते, उनकी नकल करते। वहाँ कुछ छात्रों को साधारण प्रशासन का हिसाब किताब रखने वाले लेखाकार न बनाकर ऐसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनाया जाता था, जहाँ उनके पूर्वजों की बौद्धिक उपलब्धियों को आगे बढ़ाया जा सके।
अब हम चलते हैं एक पूराकालीन पुस्तकालय के बारे में। पूराकालीन पुस्तकालय की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि उस समय लोह युग में उत्तरी प्रदेशों के असीरियाई लोगों ने एक साम्राज्य की स्थापना की जो लगभग 720 ईस्वी से 610 ईस्वी पूर्व तक अपनी उन्नति के शिखर पर रहा। यह साम्राज्य मिस्र तक फैला हुआ था और राज्य की जो है अर्थव्यवस्था उन दिनों लूट मार की हो गई थी, क्योंकि अधीनस्थ प्रजाजनों को दबाने और उसे खाद्य सामग्री, पशु, धातुओं तथा शिल्प की वस्तुओं के रूप में बेगार यानी जो बिना इच्छा शक्ति के किया जाने वाला काम, वह नजराना यानी इनाम, भेंट जबरदस्ती से लिए जाते थे। बड़े बड़े असीरियाई शासकों के बारे में, असीरियाई शासक जो थे वो बाहर से आकर बसे थे। दक्षिणी क्षेत्र जो है वो बेबीलोनिया को उच्च संस्कृति का केंद्र मानते थे। उसमें से आखिरी राजा जो था वो असुर बनीपाल था ने उत्तर में स्थित अपनी राजधानी जिसका नाम था निन्वे में एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना की। उसमें इतिहास, महाकाव्य, शकुन साहित्य, ज्योतिष विद्या, स्तुतियाँ, कविताओं की पट्टिकाओं को इकट्ठा करने में उसने बहुत प्रयत्न किया और उसने सफल रहा। और उसने अपने लिपिकों को दक्षिण में पुरानी पट्टिकाओं का पता लगाने के लिए भी भेजा, क्योंकि दक्षिण में लिपिकों को विद्यालय में पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, जहां उन्हें दर्जनों की संख्या में पट्टिकाओं की नकलें तैयार करनी होती थी। बेबीलोनिया में ऐसे भी नगर थे जो पट्टिकाओं के विशाल संग्रह तैयार किए जाने और प्राप्त करने के लिए काफ़ी क्या थे, मशहूर थे। हालांकि लगभग 1800 ईस्वी पूर्व में के बाद सुमेरियन भाषा बोली जाने धीरे धीरे क्या हो गई थी, बंद। लेकिन विद्यालयों में वह शब्दावलियों, संकेत सूचियों, द्विभाषी यानी जिसमें सुमेरी और अकदी ये दो भाषाएं, पट्टिकाएं आदि के माध्यम से भी पढ़ाई की जाती थी। इसलिए हम कह सकते हैं 750 ईस्वी पूर्व में भी और 2000 ईस्वी पूर्व तक पुरानी किला अक्षरों में लिखी जो पट्टियाँ पढ़ी और समझी जाती थी। और असुरबलिनपाल के एक आदमी ये जानते थे कि पुरानी पट्टिकाओं और उनकी प्रकृति को कहाँ खोजा और प्राप्त किया जा सकता है। यानी इतने विशाल जो है बड़े बड़े पुस्तकालय का जो है निर्माण किया गया। कहा जाता है कि असुरबलिनपाल के पुस्तकालय में कुल मिलाकर 1000 मूल ग्रंथ थे और लगभग 30,000 पट्टिकाएँ थी, जिसमें विषयानुसार वर्गीकृत किया गया था। उसके बाद उदाहरण 2 अगर लें तो एक आरंभित पुरातत्ववेता यानी दक्षिण के कचार के एक सूरवीर जिसका नाम था नेबोपोलासर ने बेबीलोनिया को 625 ईस्वी पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से क्या करवाया था, मुक्त। उसके उत्तराधिकारी ने अपने राज्य क्षेत्र के विस्तार किया और बेबीलोन में भवन निर्माण की परियोजनाएं पूरी की। उस समय 539 ईस्वी में ईरान के मैकेमेनिड लोगों द्वारा उसको क्या कर लिया था, जीत लिया गया। कहा जाता है कि 331 ईस्वी पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा। इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से अधिक था और इसकी 4 दीवारी तिहरी थी। इसमें बड़े बड़े राजमहल और मंदिर भी हुआ करते थे। एक जगुरात यानी सीढ़ीदार मीनार और नगर मुख्य अनुष्ठान केंद्र तक शोभा यात्रा के लिए एक बहुत विस्तृत यानी बड़ा मार्ग बना हुआ था। इसके व्यापारी घराने दूर दूर तक अपने कारोबार करने के लिए जाते थे। उसके गणितज्ञों और खगोलविदों ने अनेक नई नई खोजें की थी। कहा जाता है कि नेबोनिडस स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था और उसने लिखा है कि उर नगर देवताओं ने उसके सपने में दर्शन दिए और सुदूर दक्षिण के उस पुरातन नगर का कार्यभार संभालने के लिए एक महिला पुरोहित को नियुक्त करने का उसको क्या दिया है, आदेश दिया है। उसने कब कहा, सपने में कहा। और उसने लिखा, चूंकि बहुत लंबे समय से उच्च महिला पुरोहित का प्रतिष्ठान भुला दिया गया था, उसके विशिष्ट लक्षणों को कहीं ना कहीं बताया गया है। मैं दिन पर दिन उसके बारे में सोचा। अब आगे कहता है कि उसने एक बहुत पुराने राजा जिसका शासनकाल हम आज लगभग 1150 ईस्वी पूर्व के आसपास मान सकते हैं, का एक पटलेख उसको मिला
और उस पर उसने महिला पुरोहित की आकृति अंकित देखी। उसने उसके आभूषणों और वेशभूषाओं को ध्यानपूर्वक देखा। फिर उसने अपनी पुत्री को वैसी ही वेशभूषा में सुजित कर महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। एक अन्य अवसर पर नेबोडिस के आदमी उसके पास एक टूटी हुई मूर्ति लाए जिस पर अकद के राजा सारगोन का नाम खुदा था। और हम जानते हैं कि वह राजा 2370 ईस्वी पूर्व के आसपास शासन करता था। नेबोडियस और निसंदेह उनके बुद्धिजीवियों ने भी प्राचीन काल में इस महान राजा के बारे में सुन रखा था। नेबोडियस ने यह महसूस किया कि उसे उस मूर्ति की मरम्मत करवानी चाहिए और उसने अपने इतिहास वृत्त में लिखा है कि देवताओं के प्रति भक्ति और राजा के प्रति अपनी निष्ठा के कारण मैंने कुशल शिल्पियों को बुलाया और उस खंडित मूर्ति का सिर बदलवा लिया। ये तो था उसके बारे में। दो उदाहरण हमने पढ़े। ये है काल रेखा। काल रेखा के बारे में, ये काल रेखा जो है लगभग पूरे पाठ के बाद की काल रेखा है। लगभग 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदानों में खेती की शुरुआत। 5000 ईस्वी पूर्व में दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिरों का बनना शुरू हुआ। लगभग 3200 ईस्वी पूर्व में मेसोपोटामिया के लेखन कार्य की शुरुआत हुई। 3000 ईस्वी पूर्व में विशाल जो है नगरों का विकास हुआ। औजार कांसे के औजार बनाए जाने लगे। फिर 2700 से 2500, क्योंकि क्रम उल्टा चलता है, 2700 से 2500 ईस्वी पूर्व में आरंभिक राजाओं के शासनकाल जिसमें गेमिस जैसे पौराणिक राजाओं शामिल हुए। 2600 ईस्वी पूर्व में कीलाकार लिपि का विकास हुआ। 2400 ईस्वी पूर्व में सुमेरियन के साथ अकदी भाषा का प्रयोग होने लगा। धीरे धीरे सुमेरियन बंद हुई। 2370 ईस्वी पूर्व में सारगोन अकद सम्राट बना। 2000 ईस्वी पूर्व में सीरिया, तुर्की और मिस्र में कीलाकार जो लिपि का प्रसार हुआ। 1800 ईस्वी पूर्व में गणितज्ञ मूल पाठों की रचना हुई। अब सुमेरियन बोलचाल की भाषा जो नहीं रही। 1100 ईस्वी पूर्व में असीरियाई राज्य की स्थापना हुई। 1000 ईस्वी पूर्व में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। 720 से लगाकर 610 ईस्वी पूर्व में सीरियाई साम्राज्य की स्थापना की गई। 668 से 627 ईस्वी पूर्व में बनीलपाल जो है वो शासक बना। 331 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने बेबीलोन को जीत लिया और लगभग पहली शताब्दी यानी ईस्वी में अकदी भाषा और कीलाकार लिपि प्रयोग में नहीं रही, पूर्णतः बंद हो गई। और 1850 में कहा जाता है कि कीलाकार लिपि के अक्षरों को पहचाना और पढ़ा गया। धन्यवाद। ये हमारा दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अभी स्क्रीन पर कुछ घर कार्य हमें नजर आ रहा है जिसको शुद्ध लेखनी में स्पष्ट रूप से हमें अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अगले भाग में हम अध्याय 3 के बारे में अध्ययन करेंगे, तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। धन्यवाद।